साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो यूनिट 10 है उसमें है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, लोक संस्कृति और साहित्य। इस नाम से जो टाइटल है यूनिट 10 का, उससे संबंधित हम क्लासों को देख रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं ये अभी क्लासेस आपको बिल्कुल रिवीजन बेस पर मिल रही हैं और फिर उसके बाद जो है नई क्लासेस आएंगी ना, वो परीक्षा धाम यूनिट 10 बुक की भी आएंगी, तो वो भी कराई जाएंगी। आपको इन वीडियो को भी देखना है और उनको भी देखना है, लेकिन ये जो दूसरे वीडियो हैं परीक्षा धाम वाले वो हमारे नए यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, जिसकी लिंक हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी। तो आप उसको जाकर वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस पर, तो आपको परीक्षा धाम यूनिट 10 की जो बुक है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले ये जो आप अभी क्लास देख रहे हो, उससे पहले एक और क्लास हमने अपलोड कर दी है पहले ही, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, क्लास नंबर 1 के नाम से है, जिसमें पहला चैप्टर जो है हमने बहुत शानदार तरीके से कराया है। एक ही बार उस क्लास को देखोगे और आपको सारी चीज़ें याद हो जानी है, फिर कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक क्लास नंबर 2 है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं और इसमें पहले हम मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे और जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और उनसे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको भी देखेंगे। इतनी चीज़ों को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, बार बार रिवीजन करेंगे और इतनी बार रिवीजन करेंगे हम इसी वीडियो में, ताकि चीज़ें जो हैं यहीं पर याद हो जाएँ, कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। उससे पहले थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं आपसे। देखो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में संशोधन सुधार के लिए कुछ चीज़ों, जो परीक्षा पैटर्न है और जो जिस तरीके से ये परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं उसमें सुधार के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, MPPSC प्रोटेस्ट है ना। तो जो बच्चे इंदौर नहीं पहुंच सकते हैं आयोग तक, वहां जाकर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो कृपया करके सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर प्रोटेस्ट करें, है ना। मतलब सहयोग प्रदान करें, कहने का मतलब ये है। तो आप अपने ट्विटर हैंडल से सपोर्ट कर सकते हो। #MPPSC प्रोटेस्ट लिख कर आप जो अपनी बात है, जो मांगे हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हो, उन पर लिख सकते हो, उनको सहयोग प्रदान कर सकते हो, है ना। तो जैसे आप YouTube खोलते हो ना जब, और अगर कोई न्यूज़ चैनल का कोई ऐसा वीडियो दिख जाता है जो हमारे MPPSC प्रोटेस्ट से संबंधित है, तो आप उसे भी लाइक कर सकते हो। जैसे आप कि जिस वीडियो को लाइक करते हो ना, तो YouTube क्या करता है, उससे संबंधित अन्य लोगों को जो है वो और प्रेरित कर देता है वीडियो को। तो जब आप उसको लाइक करोगे ना, तो ये बड़े लेवल पर जाएगा, है ना। तो आप जैसे किसी भी वीडियो को लाइक करते हो ना, तो उस प्रकार का, तो रिलेटेड वीडियो को लाइक करो ना जो आपके लिए सहयोगी हैं। ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगे की जा रही है ना, ये आपके हित के लिए हैं। नहीं तो आप सोचोगे ना कि कोई बात नहीं, चल रहा है इंदौर में, जो बच्चे हैं वो चले जाएंगे, बस हमारा क्या लेना देना है उससे। ऐसा नहीं है। अगर आप ये आज सोचोगे ना, तो आप तैयारी करते रह जाओगे, बूढ़े हो जाओगे तैयारी करते करते, और ढंग से ना जो है परीक्षाएं नहीं लेंगे ये लोग कभी। तो इनके लिए सुधारने के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर जो है वो प्रयास करें। हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा पूरा समर्थन है। तो अभी तक कोई भी सेपरेट वीडियो हमने इस पर नहीं बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है कि वर्तमान समय में जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, इंदौर से काफ़ी दूर हूँ इस समय, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन हम मानसिक रूप से और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। हमारे जो संगी साथी हैं, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, और जो भी विद्यार्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर वहाँ ऐसी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम दिल से सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जो हम सबकी मांगों के लिए वो ऐसे खुले आसमान में वहाँ पर कुछ समय से बैठे हुए हैं और ये संघर्ष कर रहे हैं। तो हम सच में दिल से सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को, और हमारा पूरा सहयोग है उनके लिए, पूर्ण रूप से हम समर्पित हैं। तो आज ही आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाएं और #MPPSC प्रोटेस्ट, है ना, इसके नाम से जो है ना, आप जो भी लिखना चाहते हैं सहयोग के रूप में, मतलब सपोर्ट कर सकते हैं तो करिएगा। और आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, और जो भी आप चलाते हो इस समय, तो उस पर जाकर आप सपोर्ट दिखा सकते हो। टेलीग्राम हो गया, तो भर दो, हर जगह दिखना चाहिए MPPSC प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये बड़े लेवल पर चीज़ें दिखनी चाहिए। जब हर जगह दिखती हैं ना चीज़ें, तो उसका असर भी दिखता है। तो जब हम सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे ना, तो निश्चित रूप से इसका असर हम दिखेगा। और एक दिन ये है कि जब सत्याग्रह किया जाता है ना,
तो फिर जब दूसरे देश के शासक मांग मान लेते हैं तो फिर तो ये तो हमारे ही देश के हैं, हमारे अपने हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन संघर्ष करना पड़ता है, आंखें खोलनी पड़ती हैं, इनको जगाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग राजनीति के लिए तो जागे हुए हैं। आपके अधिकारों की मांग जब आप करते हो ना, तब ये सो जाया करते हैं, इन्हें जगाना पड़ता है, और इन्हें जगाने के लिए वर्तमान समय में जो ज़रूरी है हमें वो करना पड़ेगा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, उसका प्रयोग कीजिएगा, इसको सोशल मीडिया को सत्याग्रह का हथियार बनाइए, है ना, और अहिंसक रूप से इस आंदोलन को चलाना है। हर जगह से आप जहाँ भी हो, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से हो या इस समय मध्य प्रदेश से बाहर हैं, तब भी आप वहाँ से सहयोग कर सकते हो। तो निश्चित रूप से करिएगा। #MPPSC प्रोटेस्ट नाम से इसको आपको जो है सपोर्ट करना है, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर करोगे। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और साथ में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये वीडियो क्लास नंबर 1 पहले अपलोड कर दी गई है, ये क्लास नंबर 2 है ना, यूनिट 10 से संबंधित। और यूनिट 10 की जो परीक्षा धाम बुक आ गई है, इसके वीडियो आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और नए यूट्यूब चैनल कौन सा है, तो वो अभी आपको जानकारी मिलेगी वीडियो में बीच में ही, तो उसकी भी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस पर जाकर आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये जो अभी आप देख रहे हो ना थंबनेल, ये वीडियो आपको कल मिलेगा सुबह 8 बजे। MPPSC प्रीलिम्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 जो है ना, उसका कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट 500 प्रश्न मिलेंगे, और इसके 500 प्रश्न बाद में भी कराए जाएंगे, तो इस प्रकार से 1000 प्रश्न हो जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण 500 प्रश्न जो है आपको कल इसके कराए जाएंगे। तो यह वीडियो देखना नहीं भूलना है, इसको ज़रूर देखना है। अब हम कंटेंट पर आते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। हमारे नए यूट्यूब चैनल की जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो यहाँ से हमें जनजाति विशेष करंट अफेयर्स को देखना है, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। और सबसे पहला जो जनजाति व्यक्तित्व है, कुंवर विजय शाह। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक हैं, और ये कहाँ से चुन के आए हैं, हरसूद जो विधानसभा है ना, वहाँ से चुन के आए हैं, जो कि खंडवा जिले में है। तो हरसूद विधानसभा कहाँ है, खंडवा जिले से चुनकर आए हैं कुंवर विजय शाह। इनके पास कौन सा विभाग है इस समय, तो जनजातीय कार्य विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मध्य प्रदेश शासन इनके पास है। तो आपको यह भी आपको याद रखना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती संपत्ति उइके। ये विधानसभा क्षेत्र है इनका मंडला, और ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्य प्रदेश शासन में है। तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इनके पास है श्रीमती संपत्ति उइके। ये जनजाति व्यक्तित्व से संबंधित हैं। कुमारी निर्मला भूरिया, ये पेटलाबाद झाबुआ विधानसभा जो है ना, पेटलाबाद झाबुआ की जो पेटलाबाद विधानसभा है, वहाँ से चुनकर आई हैं, और इस समय ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कुमारी निर्मला भूरिया इनका नाम याद रखना है। अगला जो नाम है श्रीमती राधा रविंद्र सैन, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में श्रीमती राधा रविंद्र सैन। कहाँ से चुनकर आई हैं, जो चितरंगी सिंगरौली विधानसभा से चुनकर आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम है उमंग सिंघार। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, और इनका जन्म धार में हुआ था। और गंधवानी जो विधानसभा सीट है ना, गंधवानी, वहाँ से ये चुनकर आए हैं। धार जिले की गंधवानी विधानसभा से चुनकर आए हैं उमंग सिंघार, वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगला नाम है श्रीमती कृष्णा गौर। ये गोविंदपुरा भोपाल, कहाँ से, गोविंदपुरा भोपाल से चुनकर आए हैं। गोविंदपुरा भोपाल से चुनकर आए हैं श्रीमती कृष्णा गौर। और ये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, है ना। कौन सा स्वतंत्र प्रभार है, तो इनका नाम बस याद रखना है कि ये जनजातीय विधायक हैं। देखो, वर्तमान की जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें कुल महिलाएं चुनकर आई हैं 27, जिनमें से 10 जनजातीय महिलाएं हैं, और 3 महिला विधायक जो हैं जनजातीय महिलाओं में से मंत्री परिषद में शामिल किए गई हैं। तो यहाँ पर ये 10 नाम दिए हुए हैं जनजातीय महिला विधायक के। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इनको पढ़ लेना। बाकी एक बार ही पढ़ लेना बस, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो मंत्री परिषद में शामिल है उनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कि मंत्री परिषद में जो शामिल हैं महिलाएं, उनके नाम। तो श्रीमती संपत्ति उइके, निर्मला भूरिया और श्रीमती राधा रविंद्र सैन जो हैं, ये 3 महिलाएं, 3 जनजाति महिला विधायक जो हैं मंत्री परिषद में शामिल की गई हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनका विभाग कौन कौन सा है। तो एक बार दोबारा से आप देखेंगे,
देखो, जो श्रीमती संपत्ति उइके हैं ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इनके पास है, और जो निर्मला भूरिया हैं इनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। तो अगर पूछा जाए श्रीमती संपत्ति उइके के पास कौन सा मंत्री विभाग है, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। और निर्मला भूरिया सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसके साथ जो श्रीमती राधा रविंद्र सह है ना, इनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, इनके पास है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चर्चा में रही जो व्यक्तित्व हैं और चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लहरी बाई की बात करते हैं। इनको 2023 में कृषक लहरी बाई को श्री अन्न प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2021 और 22 का जो पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान प्रदान किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान किन्हें दिया गया है, तो आप लहरी बाई आंसर करेंगे। इन्हें मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और 2023 में इनको मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। तो यह आपको याद रखना है कि मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो लहरी बाई को जाना जाता है। इतना आपको याद होना चाहिए। दूसरी जो खबर है गौड़ चित्रकला से है। किससे है? दूसरी खबर गौड़ चित्रकला से है। इससे खबर ये है कि मध्य प्रदेश की परंपरागत गौड़ पेंटिंग जो है ना, उसको जीआई संकेत जो है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है दिया गया है। और ब्रिक्स 2023 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस पेंटिंग को उपहार स्वरूप दिया गया है। तो गौड़ चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है, आपको याद रखना है। अगली जो खबर है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना से है। इसके बारे में विशेष रूप से याद रखना, ये योजना 3 जनवरी 2024 को शुरू हुई है, और इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ाना है। मोटा अनाज उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनको प्रति किलो 10 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी, है ना। तो प्रति किलो जो अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी कितनी? 10 रुपये। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ाना। योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 3 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुई है। ये दोनों चीज़ें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अगला है मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ वर्गों के शैक्षणिक कल्याण के लिए 140 आवासीय संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। तो कितने आवासीय संस्थानों का संचालन हो रहा है मध्य प्रदेश में? 140 से संख्या आपको याद रखनी है। श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो डिंडोरी में स्थापित किया गया है। श्री अन्न अनुसंधान संस्थान डिंडोरी में स्थापित किया गया है। इसके बाद पद्म श्री सम्मान जो मिले हैं जनजातियों से संबंधित, उनकी बात करते हैं। तो जो जोधैया बाई बैगा है ना, ये बैगा जनजाति से संबंधित हैं। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये किस जनजाति से संबंधित हैं? बैगा जनजाति से। किस जिले से संबंधित हैं? उमरिया जिले से। और इनका संबंध किससे है? तो चित्रकार हैं ये। तो जोधैया बाई बैगा जो हैं ये बैगा चित्रकार हैं, उमरिया जिले से संबंध रखती हैं। इनको 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो जोधैया बाई बैगा को 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, और 2023 का पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है जोधैया बाई बैगा को। अगला महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती दुर्गा बाई ब्याम। ये डिगना कला से संबंधित हैं, जो कि गौड़ जनजाति की हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि दुर्गा बाई ब्याम का संबंध किस जनजाति से है, तो आप सही आंसर करेंगे गौड़ जनजाति। अगर पूछा जाए किस जिले से हैं, तो डिंडोरी से हैं। और किस कला से? डिगना कला से संबंध रखती हैं। इनको 2022 के पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दुर्गा बाई ब्याम जो है उनको किस सन में मिला है पद्म श्री सम्मान? तो 2022 का पद्म श्री सम्मान दिया गया है। अगला नाम है श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, जो कि बैगा जनजाति से संबंधित हैं। तो अर्जुन सिंह धुर्वे जो है ना, इनको परधोनी नृत्य जो है ना, परधोनी नृत्य बैगा जनजाति का लोक नृत्य है परधोनी नृत्य, और इनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म श्री मिला है इनको। किसको? अर्जुन सिंह धुर्वे को। तो पूछा जाए अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से है। किस जिले से हैं? डिंडोरी जिले से हैं। वहीं श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम जो थीं वो कहाँ से थीं? वो भी डिंडोरी से ही थीं। तो दुर्गाबाई ब्याम और अर्जुन सिंह धुर्वे दोनों ही डिंडोरी जिले से हैं, लेकिन दोनों की जनजाति अलग अलग हैं। जो दुर्गाबाई ब्याम हैं वो गौड़ जनजाति की हैं, और अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के हैं। और जो परधोनी नृत्य है वो बैगा जनजाति का ही लोक नृत्य है।
अगला नाम है भूरी बाई। इनसे संबंधित पहले प्रश्न पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। इनको 2021 का पद्म श्री सम्मान दिया गया था। कब का? 2021 का। और ये किस लिए चर्चित हैं? तो पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। पिथौरा चित्रकला से संबंधित हैं भूरी बाई। किस जनजाति की हैं? भील जनजाति की हैं। और इन्हें ये झाबुआ जिले से संबंध रखती हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है। देखो, सबसे पहले हमने देखा लहरी बाई के बारे में। इन्हें श्री अन्न वो जो होता है ना, मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। और श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए इन्हें पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान दिया गया है। तो अगर पूछा जाए 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान किसे दिया गया, तो आप आंसर करेंगे लहरी बाई को दिया गया है। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गौड़ चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है, यह भी याद रखना है। इसके बाद हमने देखा था रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? 3 जनवरी 2024 को शुरू हुई है। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो श्री अन्न अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? डिंडोरी में है। तो श्री अन्न अनुसंधान संस्थान जो है वो डिंडोरी में है। वहीं डिंडोरी से संबंधित 2 व्यक्तित्व भी देखे हमने। एक तो दुर्गाबाई व्याम, जिनका संबंध डिगना कला से है। दुर्गाबाई व्याम गौड़ जनजाति की हैं, डिंडोरी से हैं। कहाँ से हैं? डिंडोरी से हैं। और 2022 का पद्मश्री मिला है। वहीं जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं ये भी डिंडोरी से ही हैं और इनको भी 2022 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस कला से है? तो परध्वनि लोक नृत्य से संबंधित है अर्जुन सिंह धुर्वे। फिर हमने भूरी बाई के बारे में जाना। भील जनजाति से संबंधित हैं, झाबुआ की हैं और 2021 में इन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। किस लिए? इनकी पिथौरा चित्रकला के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं नरेंद्र मरावी की। देखो, हाल ही में नरेंद्र मरावी को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इससे क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि नरेंद्र मरावी जो है ना, इनको राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य की बात की जा रही है ना, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ना, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मरावी को। वहीं जो अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, इसका गठन 29 जून 1995 को किया गया था। तो अनुसूचित जाति आयोग का गठन और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, दोनों का ही गठन 29 जून 1995 को किया गया था। अगला प्रश्न अगला है कोल समाज महासम्मेलन। कोल समाज महासम्मेलन का आयोजन जो है 24 फरवरी 2023 में किया गया है। कहाँ पर? सतना जिले में। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न बन सकता है कि कोल समाज महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सतना जिले में किया गया है। कहाँ पर? सतना जिले में। कब किया गया था? 24 फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ था। अगली खबर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से है। तो 1 जुलाई 2023 को जो है शहडोल से इसका प्रारंभ किया गया है। कहाँ से? शहडोल से। 1 जुलाई 2023 को शहडोल से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का जो है प्रारंभ किया गया है। इस प्रश्न को हमने यूनिट 7 की जो MCQ वाले प्रश्न आए थे ना, उसमें भी हम देख चुके हैं। ये केंद्रीय बजट जो 2023-24 का है ना, उसमें प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है उसको प्रारंभ किया जाएगा और 1 जुलाई 2023 को शहडोल से इसका प्रारंभ हो गया है। इसे देश के 17 राज्यों में लागू किया गया है अभी तक। कितने? 17 राज्यों में। अगली खबर है MP टास्क से। इसका पूरा नाम होता है मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। ये मध्य प्रदेश शासन की एक स्कॉलरशिप पोर्टल है और इसका प्रारंभ जो है जनवरी 2021 में किया गया है, यह आपको याद रखना है। और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ये संचालित है। तो किसके द्वारा संचालित है? जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित है। अब हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बारे में। इसकी जो स्थापना है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की 2019 में की गई थी। तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय बना है 2019 में और इसका अब जो नाम परिवर्तित कर दिया गया है, रंग राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय के नाम से अब इसे जाना जाता है। तो जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है 2019 एस्टेब्लिश का समय इसका है ना, और इसका जो नाम है राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय के नाम से अब ये जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है कि बेगा महिला आजीविका हथकरघा संवर्धन कार्यक्रम जो है मंडला जिले में बेगा समुदाय की महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अगर प्रश्न बने कि बेगा महिला आजीविका हथकरघा संवर्धन कार्यक्रम किस जिले की बेगा जनजाति से संबंधित है, तो ये मंडला जिले की। कहाँ से? मंडला जिले की।
अगली खबर है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो है भोपाल में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश सरकार एवं सिंगापुर सरकार की सहभागिता से भोपाल में इसकी स्थापना होगी। तो प्रश्न बनेगा सीधे कैसे, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो है किसके सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया जा रहा है? तो सिंगापुर सरकार के सहयोग से और मध्य प्रदेश सरकार के। ठीक है, यह हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और इसमें SC और ST के समुदायों से संबंधित रोजगार के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया गया है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो भोपाल में बनाया जा रहा है। अगला है मध्य प्रदेश युवा नीति 2023। इसको आप अलग अलग जगह पढ़ोगे, करंट अफेयर्स में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ रहे हो, यूनिट 7 में भी पढ़ोगे, आप इसको बहुत सी जगह पढ़ने को आएगा, है ना। तो देखो मध्य प्रदेश युवा नीति है जो 2023, उसमें जो महत्वपूर्ण है याद रखने वाली चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं सिर्फ, है ना। और उसके अलावा ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश युवा नीति में ऐसा वर्णन किया गया है। और मेधावी विद्यार्थी योजना परिवार की जो वार्षिक आय है वो 4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8 लाख कर दी गई है। तो इसको हम सुधार के लाए हैं आपके लिए पहले से ही। सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम एग्जाम फीस स्कीम लागू होगी। मध्य प्रदेश युवा नीति जो 2023 की है उसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम एग्जाम फीस स्कीम लागू होगी और जो 1000 जनजातीय युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 मानदेय और फेलोशिप प्रदान की जाएगी। 100 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनेगा। युवा आयोग का पुनर्गठन होगा और हर साल खेलो MP यूथ गेम्स का आयोजन होगा। तो खेलो MP यूथ गेम्स का आयोजन होगा, ये किस में चर्चा की गई है? मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 में चर्चा की गई है। एग्जाम हेल्प की बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। इस दिन जन नायक बिरसा मुंडा जयंती पड़ती है। कौन सी जयंती पड़ती है 15 नवंबर को? तो जन नायक बिरसा मुंडा जयंती जो है वो इस दिन पड़ती है। अब हम एक बार चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमने सबसे पहले शुरुआत की मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स जनजाति विशेष। पहला नाम हमने कुंवर विजय साय का देखा। ये मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व हैं जो कि विधायक चुनकर आए हैं। कहाँ से? हरसूद खंडवा से। और ये मंत्री भी हैं। कौन से? जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित मंत्री हैं। अगला जो देखा हमने सबसे महत्वपूर्ण नाम श्रीमती संपत्ति हुई कि ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है इनके पास और मंडला विधानसभा से चुनकर आई हैं। कुमारी निर्मला भूरिया ये पैटलाबाद विधानसभा से चुनकर आई हैं झाबुआ से, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। फिर हमने देखा था श्रीमती राधा रविंद्र सैन ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम देखा उमंग सिंघार का जो कि धार जिले की गंधवानी विधानसभा से चुनकर आए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, यह भी आपको याद रखना है। फिर हमने जाना कि मध्य प्रदेश की जो 16वीं विधानसभा है उसमें कुल 27 महिला विधायक चुनकर आई हैं, जिनमें से 10 महिला विधायक जनजातीय महिला विधायक हैं और उन 10 में से 3 जो है मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। जो 3 थीं वो हमने उनके नाम देखे, श्रीमती संपत्ति उइके, कुमारी निर्मला भूरिया और श्रीमती राधा रविंद्र सैन। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने लहरी बाई के बारे में चर्चा की। इनको एक पुरस्कार मिला है, कौन सा? पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान दिया गया है और इनको किस नाम से जाना जाता है? मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गौड़ चित्रकला को GI टैग दिया गया है, यह भी हमने देखा। फिर हमने एक योजना के बारे में जाना, श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना माफ कीजिए, जो कि 3 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी। फिर हमने देखा कि जो श्री अन्न अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? डिंडोरी में है। जोधैया बाई बेगा के बारे में हमने देखा, ये चित्रकार हैं और उमरिया जिले से संबंधित हैं। 2023 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है, साथ ही 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। दुर्गाबाई व्याम और अर्जुन सिंह धुर्वे दोनों ही डिंडोरी जिले के हैं। दुर्गाबाई व्याम और अर्जुन सिंह धुर्वे जो है ना दोनों ही डिंडोरी जिले के हैं। दुर्गाबाई व्याम गौड़ जनजाति से हैं और अर्जुन सिंह धुर्वे बेगा जनजाति से हैं। दुर्गाबाई व्याम का संबंध डिगना कला से है और 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। वहीं जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं ये परध्वनि नृत्य करते हैं और ये इनको भी 2022 का जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया है। भूरी बाई से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, भील जनजाति की हैं, झाबुआ जिले से संबंध रखती हैं और 2021 का पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया है। फिर हमने नरेंद्र मरावी के बारे में जाना कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ना
उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका गठन 29 जून 1995 को किया गया था। एक खबर ये है कि जनजातीय सम्मेलन झाबुआ में हुआ है। कहाँ पर? जनजातीय सम्मेलन झाबुआ में हुआ है और मुख्य अतिथि रहे थे प्रधानमंत्री जी। और जो है खरगोन में क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी गई थी इस सम्मेलन में। तो पूछा जाए जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है तो झाबुआ में हुआ है। और अगर पूछा जाए कि कोल समाज सम्मेलन कहाँ हुआ है तो ये सतना जिले में हुआ है। कहाँ पर? सतना जिले में। एक मिशन शुरू किया गया है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, 1 जुलाई 2023 से। कब से? 1 जुलाई 2023 से। कहाँ से? शहडोल से प्रारंभ किया गया है। एमपी टास्क के बारे में हमने जाना। मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम इसका पूरा नाम है और जनवरी 2021 में इसे शुरू किया गया था, मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। फिर हमने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बारे में जाना कि 2019 में इसकी स्थापना हुई और इसका वर्तमान नाम राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय है। जब हम आगे बढ़े तो हमने संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में जाना। ये भोपाल में स्थित है और सिंगापुर के साथ मध्य प्रदेश सरकार और सिंगापुर सरकार के सहयोग से, सहभागिता से बनाया जा रहा है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश युवा नीति से संबंधित कुछ चीज़ों को हमने देखा। और फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने जनजातीय गौरव दिवस के बारे में जाना। किसके बारे में? जनजातीय गौरव दिवस के बारे में जाना था। तो ये तो थी हमारे करंट अफेयर से संबंधित मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनसे संबंधित खबरें। इसके बाद जो है इसके आगे की जो क्लास रहेगी उसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है वो हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है कुछ चीज़ें उसमें, है ना। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। देखो जनजातियों का भौगोलिक विस्तार जो है उसको भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में जनजातियाँ निवासरत हैं। तो देखो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, तो मैप से समझते हैं चीज़ों को थोड़ा। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है या फिर मध्य भारत का हम पठार कह सकते हैं, आपको वहाँ पर सहरिया, खैरवार और सोर जनजाति मिलेगी। कौन सी? सहरिया, खैरवार और सोर जनजाति मिलेगी। लेकिन जब आप मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में आओगे ना, आप जब मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में आओगे तो आपको कोरकू और भारिया जनजाति मिलेगी। मध्य प्रदेश के मध्य में जब आप रहोगे ना तो आपको गोंड और पारधी जनजाति मिलेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आपको भील जनजाति मिलेगी। कौन सी? भील जनजाति। पश्चिमी क्षेत्र में मालवा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा और खरगोन, यहाँ पर आपको भील जनजाति मिलेगी। कहाँ तक? देखो खंडवा और खरगोन दो निमाड़ के ज़िले लग रहे हैं, साथ ही मालवा के जो ज़िले हैं ना, नीमच और मंदसौर से लेके अलीराजपुर, ये सब जो राजस्थान और गुजरात से लगी हुई सीमा है हमारी, पूरे ज़िले वो उसमें भील जनजाति ही फैली हुई है। कोल और पनी का जनजाति आपको मिलेगी कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। मुंडिया और उराव जनजाति जो है ना वो शहडोल सीधी साइड मिलेगी आपको देखने को। यह भी मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में मिलेगी, मुंडिया, उराव और बैगा जनजाति। अब हम थोड़ा सा इनको विस्तार से देखते हैं। उत्तरी क्षेत्र जो है ना वहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति मिलती है? सहरिया। पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः भील और उसकी जो उपजातियाँ हैं वो मिलती हैं। मध्य क्षेत्र में गोंड और पारधी, पूर्वी क्षेत्र में बैगा, गोंड, कोल ये सब, और दक्षिणी क्षेत्र में गोंड और कोरकू देखने को मिलती हैं, और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में। अब जिले वाइज यहाँ पर देखते हैं कुछ जनजाति। देखो मध्य प्रदेश में जो जनजाति प्रदेश हैं वो 4 जनजाति प्रदेशों में चीज़ों को बांटा गया है। एक तो है उत्तरी जनजाति प्रदेश, पश्चिमी जनजाति प्रदेश, पूर्वी जनजाति प्रदेश और मध्य दक्षिणी जनजाति प्रदेश। जो उत्तरी जनजाति प्रदेश है ना उसमें ज़िले कौन कौन से हैं? तो श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना, और यहाँ पर आपको सहरिया जनजाति मिलेगी। जब आप मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में घूम रहे होगे तो आपको अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर और रतलाम में भील और उसकी जो उपजातियां हैं वो जनजातियां मिलेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आओगे आप तो गोंड, कोल और बैगा जनजाति मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में आपको गोंड, भारिया, कोरकू और प्रधान जनजाति और बैगा जनजाति मिलेगी। देखो मध्य प्रदेश के 7 संभाग और 20 जिले तथा 89 विकास खंड जो है ना
वहाँ पर आपको अनुसूचित जनजाति देखने को मिलेंगी। तो 7 संभागों में, टोटल 10 संभाग हैं, 10 में ही नहीं है, सिर्फ 7 संभागों में जनजाति मिलेगी। देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मंडल जो है वो धार जिले में है। कहाँ पर? धार जिले में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मंडल कहाँ पर है? धार जिले में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिले किस संभाग में है? तो इंदौर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिले हैं। इंदौर संभाग के 7 जिले जो है ना वो वहाँ पर जनजाति देखने को मिलेगी। जनजातियों के क्रम के जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद गौड़ है, फिर कोल है, फिर कोरकू है, फिर सहरिया है। और जो मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है, ये हम चीज़ें देख चुके थे। तो ये तो थी हमारी क्लास। बाकी हम आपको बताएं कि हमारी जो परीक्षा धाम की क्लासेस हैं अब नई वाली, और परीक्षा धाम की क्लासेस हो गई है ना, साथ ही इसके साथ परीक्षा धाम की क्लास और तथ्यवाण की क्लास हैं जो करंट अफेयर्स की, स्पीडी की करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, जो कि जिसकी लिंक हम आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में भी शायद लिंक मिल जाएगी। तो आप देख लेना, उसको हम पिन करा देंगे, तो उसको देख लेना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसकी? जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे।